प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम है पवन द्विवेदी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल। आज 12th के चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के कुछ रिवीजन के क्वेश्चन हम देखेंगे और वो कौन कौन से होंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न, विद्युत धारा वाला चैप्टर जिसे आप पढ़ चुके हैं, और इसके अगला चैप्टर यानी अगली यूनिट मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का जितना हिस्सा अब तक आपने पढ़ लिया है उसका हम रिवीजन कुछ प्रश्नों के माध्यम से करेंगे, दोनों का मिला जुला के। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, किसी चालक के प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए। तो आपने ये पढ़ लिया है, किसी चालक द्वारा धारा के मार्ग में जब धारा बहती है तो उसके मार्ग में डाली गई रुकावट को उसका क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ओम का नियम आपने पढ़ लिया है, V = RI होता है। V होता है विभवांतर, I होती है धारा और R को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस या हिंदी में प्रतिरोध। तो ओम के नियम के सूत्र से हम लिख सकते हैं R = V/I, मतलब विभवांतर और धारा के अनुपात से ओम के नाम से जाना जाता है। इसका मात्रक क्या है, ओम है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। 35 क्वेश्चन करेंगे आज, समय मिलेगा तो उसके आगे भी करेंगे। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मीटर सेतु कार्य करता है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत मीटर सेतु को पढ़ने से पहले आपने पढ़ा होगा, आपने अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में इसे समझा होगा। ये इस चैप्टर की विद्युत धारा की बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, व्हीटस्टोन सेतु और किरचॉफ के नियम, ये दोनों आपने पढ़ लिए हैं। यदि चार प्रतिरोध एक चतुर्भुज की चार भुजाओं में लगाए जाएं और उसके एक विकर्ण में धारा मापी और दूसरे विकर्ण में सेल लगाया जाए तो उसकी दो भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, P/Q = R/S, जबकि सेतु संतुलन की स्थिति में हो, Ig की वैल्यू 0 हो। ये आपने सब पढ़ लिया। तो मीटर ब्रिज जो है जिससे हम रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालते हैं वो किस पे बेस्ड है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर। ये मीटर ब्रिज है जिसमें चार प्रतिरोध होते हैं। ये तार होता है इसमें एक, ये AB भाग का प्रतिरोध P, BC भाग का प्रतिरोध Q, ये रेजिस्टेंस भाग से नोन रेजिस्टेंस R और अननोन रेजिस्टेंस S। तब हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, मीटर सेतु को इस नाम से क्यों जाना जाता है? मीटर सेतु में आपने अभी देखा 1 मीटर लंबा तार होता है और वो कौन सी मिश्र धातु का होता है, इसे आपको ध्यान रखना है, मैग्नीन या कंस्टेंटन, ये एलॉय होता है, ये मिश्र धातु होती है। अब दो बातें और समझ लीजिएगा, मैग्नीन किस किस की मिश्र धातु है, कापर, मैंगनीज और निकिल की, कापर, मैंगनीज और निकिल की। कंस्टेंटेन किस किस की मिश्र धातु है, कापर की और निकिल की। नाइक्रोम ये मिश्र धातु है एक, और ये है निकिल, आयरन और क्रोमियम की। ये तीनों मिश्र धातुओं का कॉम्बिनेशन है। ये मिश्र धातु किस किस की है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन हम देखते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है, मीटर सेतु में प्रतिरोधकों के संबंधन हेतु तांबे की मोटी पत्तियों का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रतिरोधों को जहां जोड़ा जाता है, जो पत्ती लगी रहती है उसमें दो रिक्त स्थान होते हैं और स्ट्रिप लगी रहती है, वो तांबे की होती है। तो इसका कारण है मोटाई अधिक होने के कारण अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होगा, इसलिए प्रतिरोध अत्यंत कम हो जाएगा। क्योंकि मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। मोटाई ज्यादा होगी तो क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा होगा। प्रतिरोध क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए प्रतिरोध उसका कम हो जाएगा। इसलिए तांबे की स्ट्रिप का, कापर की स्ट्रिप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, मीटर सेतु में मैग्नीन या कांस्टेंटन की मिश्र धातु के तार का ही उपयोग क्यों किया जाता है? इसका कारण ये है कि इसकी मिश्र धातु की प्रतिरोधकता से मतलब क्या होता है, प्रतिरोधकता से मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध, ये उसका अधिक होता है, और प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। इन चीजों को आपने समझ लिया है।
इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार का ताप बढ़ेगा लेकिन उसका प्रतिरोध नियत बना रहता है, प्रतिरोध स्थिर रहता है। प्रतिरोधकता अधिक और प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है, तो जब धारा बहाएंगे तो ताप बढ़ेगा ही, तार का ताप बढ़ेगा, लेकिन प्रतिरोध इसके कारण क्या होता है, नियत रहता है, स्थिर रहता है। इसलिए मैग्नीन या कंस्टेंटाइन का यूज होता है। छठवां प्रश्न है, व्हीटस्टोन सेतु कब संतुलित कहलाता है? तो कब संतुलित कहलाता है? उसके एक विकर्ण में हम धारामापी जोड़ते हैं और कुंजी जोड़ते हैं, और दूसरे विकर्ण में हम क्या जोड़ते हैं, सेल जोड़ते हैं, और दूसरी की जोड़ते हैं, सेल की और गैल्वेनोमीटर की। जब दोनों कुंजियां बंद हो, सेल की भी बंद हो और गैल्वेनोमीटर की भी बंद हो, तब यदि गैल्वेनोमीटर में धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता तो इसकी भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, तब सेतु को हम क्या कहते हैं, संतुलित कहते हैं। कुल मिला के IG गैल्वेनोमीटर से जाने वाली धारा IG की वैल्यू जब 0 होती है तब सेतु बैलेंस कंडीशन में कहलाता है, तब P/Q बराबर R/S आता है। तो व्हीटस्टोन सेतु के सर्वाधिक सुग्राही होने की शर्त क्या है? यह हमारा 7वां क्वेश्चन है कि इसकी चारों भुजाओं में लगे प्रतिरोध एक ही क्रम के होना चाहिए, तब वो सर्वाधिक सुग्राही होगा। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन ये है, मीटर सेतु की सुग्राहिता सर्वाधिक कब होती है? जब शून्य विक्षेप की स्थिति मीटर सेतु के तार के मध्य बिंदु के लगभग प्राप्त हो, 50 सेंटीमीटर के आसपास प्राप्त हो, तब वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, सुग्राहिता उसकी सर्वाधिक होती है। 9वां क्वेश्चन है हमारा, प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए किन किन मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है? स्टैंडर्ड जो रेजिस्टेंस बनते हैं उनमें कौन कौन सी मिश्र धातु का उपयोग होता है? वो है मैग्नीन, कंस्टेंटन और नाइक्रोम। कारण क्या है इसका? क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है और प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है, इसलिए ताप बढ़ने पर भी इनका प्रतिरोध नियत बना रहता है। इसलिए प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए इन 3 मिश्र धातुओं के तारों का उपयोग किया जाता है। 10वां प्रश्न है हमारा 10th क्वेश्चन, ऐसे 3 पदार्थों के नाम बताइए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। तो वो 3 पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन। इनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है क्योंकि ये अर्धचालक हैं, सेमीकंडक्टर हैं। सेमीकंडक्टर में प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है और चालकता बढ़ती है क्योंकि प्रतिरोधकता का उल्टा होता है। तो ये 3 सेमीकंडक्टर्स हैं ये। 11वां क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोडों के बीच में विद्युत अपघट्य होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, वो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, वो CuSO4 हो सकता है, वो कई प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। वो विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करते हैं उसे कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। स्मॉल r से इसको शो किया जाता है और इसका मात्रक क्या है? ओम है। ये एक डेरिवेशन है। स्मॉल r का सूत्र क्या होता है? कैपिटल R कैपिटल E/V-1। ये विद्युत वाहक बल है, ये विभवांतर है और ये बाह्य प्रतिरोध है। प्रश्न आता है ये डेरिवेशन आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए एवं आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अथवा ऐसा प्रश्न आता है किसी सेल के V यानी विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये डेरिवेशन हमको करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 12वां, क्या ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य है और इसके लागू होने की क्या अनिवार्यता है? उत्तर क्या है इसका? नहीं, ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य नहीं है। ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य होता है और इसके लागू होने की शर्त है, ओम का नियम जब हम स्टेट करते हैं, उसका स्टेटमेंट लिखते हैं, तभी हम कहते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, या विभवांतर और धारा का अनुपात नियत होता है, जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। तो लागू होने के लिए उसकी भौतिक अवस्था नहीं बदलनी चाहिए, ना तो लंबाई में परिवर्तन हो,
ना तो उसका ताप बदले और ना ही उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो, उसमें किसी भी प्रकार की विकृति उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ये केवल धातु चालकों के लिए सत्य है, ओम्स लॉ। तब आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा V और I के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 हम देखते हैं। ये प्रश्न है, आपको एक ही धातु के समान लंबाई के किंतु विभिन्न व्यास के दो तार दिए गए हैं, जिनकी लंबाई समान है लेकिन डायमीटर व्यास अलग अलग है। किसका प्रतिरोध अधिक होगा और किसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होगा? प्रश्न ये है। तो आंसर ये है पतले तार का, जिसका व्यास कम है उसका प्रतिरोध अधिक होगा। पतले तार का मतलब क्या? जिसका व्यास कम है, रेडियस कम है, डायमीटर कम है, और पतला तार है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? कम होगा। एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आपको पता है कि प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये चीज कम हो गई तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है और मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। दूसरी बात इस प्रश्न में पूछी है, किसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होगा? तो विशिष्ट प्रतिरोध दोनों का समान होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि दोनों तार एक ही पदार्थ के बने होते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ पर निर्भर करता है, ना तो लेंथ पर और ना क्षेत्रफल पर। प्रतिरोध लेंथ के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 14 क्वेश्चन हम देखते हैं। विभव मापी की विभव प्रवणता किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। तो विभव मापी में आपने देखा है, पढ़ा है, 6 तार लगे होते हैं। वो एक ही तार होता है, इसकी 6 लाइन होती हैं या 10 लाइन होती हैं। विभव मापी को जब संचायक सेल से जोड़ा जाता है तो ए सिरे पर विभव ज्यादा होता है और ए से बी की ओर जाने पर विभव का मान कम होता जाता है। तो विभव मापी के तार की प्रति एकांक लंबाई पर विभव का जितना पतन होता है, पोटेंशियल जितना ड्रॉप होता है, उसे कहते हैं विभव प्रवणता। इसे अपनी कॉपी में नोट करिए। विभव मापी के तार की प्रति एकांक लंबाई पर विभव के पतन को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। यदि तार की लंबाई L है, कैपिटल L, और उसके सिरों का विभवांतर क्या है? V है, तो विभव प्रवणता को हम रो से शो करते हैं। कई बुक्स में इसको K से भी शो किया जाता है। तो रो इजकल टू V अपॉन L। यूनिट इसका होता है वोल्ट पर मीटर, क्योंकि ये वोल्ट है, वोल्टेज है, ऊपर लेंथ है, वोल्टेज का वोल्ट और लेंथ का मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर इसका यूनिट है। 15 क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है। 15वां प्रश्न है, विभव मापी के तार में विभव प्रवणता दुगनी करने पर शून्य विक्षेप की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उत्तर क्या है? विभव मापी का जो सिद्धांत है वो ये है, E बराबर रो L। EMF बराबर क्या होता है? रो इंटू L। ये संतुलन बिंदु की लंबाई होती है L। इससे हम लिख सकते हैं L बराबर E अपॉन रो। पक्षांतर कर दिया हमने रो का। अब यदि हम विभव प्रवणता को दुगना कर रहे हैं, L इससे क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रो के। E को हमने कांस्टेंट कर लिया, तो L और रो में क्या संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। L को हम क्या कर रहे हैं? विभव प्रवणता को हम क्या कह रहे हैं? डबल कर रहे हैं। जब हम इसको डबल करेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ये क्या है? संतुलन बिंदु की लंबाई, उसके उच्च विभव के सिरे से संतुलन बिंदु तक की दूरी होती है। यदि हम रो को दोगुना करेंगे तो संतुलन बिंदु की लंबाई क्या हो जाएगी? आधे पे आ जाएगी, आधी हो जाएगी। व्युत्क्रमानुपाती संबंध है इसलिए। नेक्स्ट हमारा 16वां प्रश्न है, विभव मापी के तार की लंबाई अधिक क्यों रखी जाती है, या उसमें तारों की संख्या अधिक क्यों होती है? देखिए उसका कारण क्या है। हमने अभी सूत्र पढ़ा है कि यदि हम तार की लंबाई अधिक रखते हैं तो विभव प्रवणता रो बराबर V अपॉन L से रो का मान क्या हो जाएगा? कम। लेंथ हम बढ़ा रहे हैं ये, तो रो का मान कम होगा। अब रो का मान जब कम होगा तो विभव मापी का जो सिद्धांत है उससे L बराबर क्या है? E अपॉन रो है। तो L ये जो है रो का मान क्या हो गया? कम हो गया। यहाँ रो का मान कम हो गया तो ये जो L का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये संतुलन बिंदु की दूरी, ये पूरे विभव मापी के तार की लंबाई है कैपिटल L, और ये संतुलन बिंदु की दूरी है। L को हम बढ़ा रहे हैं तो ये रो क्या हो रहा है? घट रहा है, और यहाँ रो घट रहा है तो ये संतुलन बिंदु की लंबाई क्या है? बढ़ रही है, अधिक दूरी पर प्राप्त होगी। तो जब संतुलन बिंदु अधिक दूरी पर प्राप्त होगा तो उसे शुद्धता पूर्वक और यथार्थता पूर्वक मापा जा सकता है। इसलिए उसमें तार की लंबाई सुग्राहिता बढ़ाने के लिए
उसकी यथार्थतापूर्वक मापन के लिए, यही यथार्थता बढ़ना, वही उसकी सुग्राहिता बढ़ना होता है, उसके लिए उसमें तार की लंबाई अधिक रखी जाती है या तारों की संख्या अधिक रखी जाती है। 17वां प्रश्न हम देखते हैं क्या होता है। विभव मापी वोल्ट मीटर से क्यों श्रेष्ठ है। देखिए, वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापता है। जब हम उसे समानांतर क्रम में दो बिंदुओं के बीच में लगाते हैं तो उसके अंदर से कुछ धारा बह जाती है, जिसके कारण वोल्ट मीटर से जो नापा गया विभवांतर है वो वास्तविक नहीं आता, वो वास्तविक विभवांतर से कुछ कम आता है। लेकिन विभव मापी शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। इससे उन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापते समय कोई धारा इसके अंदर से प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि हम जीरो डिफ्लेक्शन मेथड से कर रहे हैं, हम जीरो डिफ्लेक्शन कर रहे हैं उसमें, तो उससे कोई धारा नहीं बहती। तो शुद्ध मापन होता है वोल्टेज का, उन दो बिंदुओं के बीच का या सेल के विद्युत वाहक बल का वास्तविक मापन करता है विभव मापी। इसलिए विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ है। और प्रश्न ये भी आता है कि समझाइए कि विभव मापी एक आदर्श वोल्ट मीटर है, तो उसका उत्तर यही है। वोल्ट मीटर से परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापते समय कुछ विद्युत धारा इसके अंदर से बहने लगती है, इसलिए वोल्ट मीटर से मापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर से कम होता है। और यदि विभव मापी द्वारा उन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापा जाए तो संतुलन की स्थिति में उसके द्वारा कोई धारा नहीं ली जाती, इसलिए विभव मापी से जो नापेंगे विभवांतर वो वास्तविक होगा, वोल्ट मीटर से थोड़ा सा कम आता है, इसलिए ये श्रेष्ठ है। इस प्रश्न को के उत्तर को आप नोट करिएगा, अपनी कॉपी में लिखिएगा। 18वां प्रश्न, 18th क्वेश्चन क्या है। ये एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, इसको हम कर लेते हैं। किसी कार की बैटरी का EMF 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा क्या है। देखिए, धारा I का सूत्र होता है E/R+R, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। हमें इस सवाल में दिया क्या है, EMF है 12 वोल्ट, स्मॉल r जो आंतरिक प्रतिरोध है 0.4 ओम और I मैक्सिमम हमको निकालना है। अब ये तो फार्मूला है हमारा I का, सेल के संयोजनों में हमने पढ़ा है, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध क्या हो गया, कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध और स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध। इससे मैक्सिमम धारा तब मिलेगी जब बाह्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, 0 होगा, सर्किट के बाहर कोई प्रतिरोध नहीं है, तब I मैक्सिमम होगी। तो E/R, अब इसमें वैल्यू रख देंगे हम। E की वैल्यू क्या है 12 वोल्ट, स्मॉल r की वैल्यू क्या है 0.4, इस दशमलव को हटा दीजिए तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 120/4, 4 का भाग दे दीजिए, 30 एम्पियर धारा आ जाएगी। तो अधिकतम धारा कितनी है, 30 एम्पियर है। 19वां प्रश्न हम देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का CGS मात्रक है। CGS मात्रक क्या है, गॉस या ऑस्टेड। और SI मात्रक क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर है। इसके अलावा न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर है, टेस्ला है। टोटल 5 मात्रक हैं इसके, 3 SI में उसके नाम है और 2 ये गॉस या ऑस्टेड CGS में है। ऑस्टेड के प्रयोग के निष्कर्ष लिखिए। ऑस्टेड ने क्या प्रयोग किया था, ऑस्टेड ने यह बताया था किसी तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसने एक चुंबकीय सुई के ऊपर एक समानांतर तार को रख के उसमें धारा प्रवाहित की, तो उसने देखा कि वो चुंबकीय सुई डिफ्लेक्ट हो जाती है, उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इससे ये निष्कर्ष निकला कि तार में धारा बहाने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक बात ये, दूसरा निष्कर्ष क्या निकला था, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चालक में बहने वाली धारा की दिशा पर निर्भर करती है। यदि हम धारा की दिशा बदल देते हैं, यानी सेल का प्लस से जो जुड़ा था तार उसको माइनस से जोड़ देते हैं और माइनस का प्लस से, तो डिफ्लेक्शन की दिशा बदल जाती है। पहले जो चुंबकीय सुई का विक्षेप जिस दिशा में आ रहा था उससे अपोजिट में आने लगता है। और तार में तीसरा निष्कर्ष क्या है, तार में धारा का परिमाण बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। इसी को हम कहते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। 21वां प्रश्न देखते हैं। किस भौतिक राशि का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। यह भी बात हुई, यह सदिश राशि है या अदिश। तो ये SI मात्रक है किसका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 22वां। बायो-सैवर्ट नियम का व्यंजक।
बायो-सैवर्ट नियम क्या है? किसी अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सैवर्ट ने निकाली थी, तो वो डेरिवेशन क्या होता है? dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसी व्यंजक को देख के हम पूरा इसको लिख देते हैं। ऊपर जितनी क्वांटिटी आ रही हैं उसके dB समानुपाती होती है, नीचे r का स्क्वायर आता है तो वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब है इन शॉर्ट हम ये कहें, शॉर्ट में यदि इसको लिखें तो बायो-सैवर्ट नियम के अनुसार किसी धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB, चालक में बहने वाली धारा I, अल्पांश की लंबाई dl और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या माने साइन के अनुक्रमानुपाती होती है। इन तीन चीजों के अनुक्रमानुपाती, I के, dl के और साइन थीटा के। थीटा की ज्या का मतलब साइन थीटा, और बिंदु की अल्पांश से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। यानी हमारा जो फार्मूला आता है वो क्या आता है? dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, 10 की घात ऋण 7 इसका मान होता है। 23वां प्रश्न करते हैं, लॉरेंज बल या चुंबकीय बल क्या है? इसका सूत्र लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश गति करता है, गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। और इस लॉरेंज बल का सूत्र होता है वेक्टर F इक्वल्स टू Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ये पिछले वीडियोस में आप पढ़ चुके हैं और आपने अपने शिक्षक और शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में भी इस पे बात की होगी, इसको समझा होगा। तो वेक्टर F इज इक्वल टू Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। अब क्रॉस प्रोडक्ट है, ये सदिश गुणनफल है, तो हम परिमाण रूप में इसको लिख सकते हैं QVB sin थीटा। V क्रॉस B को हम क्या लिख सकते हैं? VB sin थीटा। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? QVB sin थीटा। 24वां प्रश्न देखते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है। किस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश अधिकतम बल का अनुभव करता है? तो गतिमान आवेश पर लगने वाला बल क्या है? लॉरेंज बल है। तो जब ये लंबवत प्रवेश करता है तब अधिकतम बल का अनुभव करता है। कैसे? अभी हमने पढ़ा लॉरेंज बल का परिमाण F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। अब यदि लंबवत प्रवेश कर रहा है तो लंबवत का मतलब थीटा बराबर क्या हो? 90 डिग्री हो। तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? QVB। ये मैक्सिमम होता है। तो याद रखिए, जब लंबवत प्रवेश करता है गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो अधिकतम बल का अनुभव करता है, वहां अधिकतम होता है। दो स्थितियां लॉरेंज बल की हमने पढ़ी है, मैक्सिमम और मिनिमम। मिनिमम कब होता है? जब 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, किस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश न्यूनतम बल का अनुभव करता है? तो जब समानांतर गति करता है। जब गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर गति करता है तो वह न्यूनतम बल का अनुभव करता है। इसका मतलब है समानांतर है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री। साइन 0 0 होता है तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये क्या है? न्यूनतम है। ये उसकी दूसरी स्थिति है। 26वां प्रश्न हम करते हैं 26। चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल कितना होता है? इसी के आगे का डेरिवेशन है, वो क्या है? ये है उसका सूत्र, वेक्टर F इज इक्वल टू I वेक्टर L इंटू क्रॉस वेक्टर B। इसको हम परिमाण रूप में लिख सकते हैं ILB साइन थीटा, या इसको BIL बिल साइन थीटा से याद रखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में यदि एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें एक चालक जिसमें धारा बह रही है वो रख दिया जाए तो वो एक बल का अनुभव करता है। लॉरेंज बल के ही सूत्र को हमने इसमें विस्तारित किया है और इस सूत्र को ज्ञात किया है। ये पूरा डेरिवेशन है, तो वो होता है F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। तो मैक्सिमम ये होगा ILB, मिनिमम ये भी होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां हमारा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। इस बल की दिशा लॉरेंज बल की और इस बल की दिशा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकलती है। ये भी आपने समझा है। वो क्या है? वो ये है, यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी एवं मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों। अब यदि तर्जनी
चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को, और मध्यमा यानी मिडिल फिंगर चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है, F को व्यक्त करता है। तर्जनी फोर फिंगर B का डायरेक्शन बताएगी, मिडिल फिंगर धारा की दिशा को, और अंगूठा थंब F को, FBI। इस तरह से ये वाली उंगली तर्जनी B की दिशा को व्यक्त करे और मध्यमा यानी बीच की उंगली I को व्यक्त करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। तो बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को हम लगाते हैं और दाएं हाथ की हथेली के नियम को लगाते हैं। 28वां प्रश्न हम देखेंगे, किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा कुंडली की त्रिज्या में क्या संबंध है। तो बायो-सैवर्ट नियम की मदद से हमने कुंडली के या लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला है, और वो व्यंजक क्या है, B इक्वल्स टू होता है μ0/4 पाई 2 पाई NI/R। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, यदि हम इस पाई को इस पाई से कैंसिल कर दें और इस 2 से 4 को कैंसिल कर दें तो ये इक्वेशन हो जाएगा μ0 NI/2R। R इसमें नीचे आ रहा है, इसका मतलब है पूछा प्रश्न में क्या है कि त्रिज्या और तीव्रता में क्या संबंध है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध हो गया। इसका मतलब है कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, B समानुपाती 1/R। थैंक यू वेरी मच।